हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गाइस, ये इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के 1000 प्लस प्रश्नों के मास्टर सीरीज का पार्ट 12 है। इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस को लिए हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इन प्रश्नों का सोर्स जो रहा है वो पीसीएस, रेलवे, एसएससी, टीचर, जुडिशियल, इन सभी एग्जामिनेशंस के पेपर्स को निकाल के उनसे हमने ये सवाल लिए हैं। तो प्रश्न की जो स्तर है, वो जो लेवल है, वो बहुत ही अच्छी स्तर की है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको पता चल जाएगा प्रश्न का क्या स्तर था। ठीक है, तो और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद फ्रेंड्स, आपसे एक गुजारिश है कि अपना एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएं कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 330। अनुच्छेद 330 के तहत आपको बता दें कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। ठीक है, आपको बता दें कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है कोलकाता हाई कोर्ट की ही सर्किट बेंच वहाँ पे स्थित है। और इसी सर्किट बेंच के अंतर जो न्यायाधिकरण जो है न्याय क्षेत्र जो है अंडमान और निकोबार का, वो आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आपको पूछा जाएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है। वहाँ पे ये पोर्ट ब्लेयर नहीं देगा, ठीक है, सिर्फ दे देगा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और भी कोई दे देगा, ठीक है, चंडीगढ़ या कुछ भी दे देगा। तो उस समय आप कोलकाता हाई कोर्ट को टिक करके आइएगा, ठीक है, अगर पोर्ट ब्लेयर नहीं दिया तो। और दे दिया तो तब तो है ही पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मार्क कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आज की वीडियो में लेवल एक लेवल अब अप हो गया है। अब जितनी भी वीडियो आएंगी 7-8 पार्ट जो भी बची है इस सीरीज़ की, इन सभी सीरीज़ में क्वेश्चंस के लेवल अच्छे रहने वाले हैं और भी स्टैंडर्ड रहने वाले हैं। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए उसके लिए कि अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मेंटली शांत होकर पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल हाई कोर्ट। ठीक है, तो लक्षद्वीप का जो न्यायिक क्षेत्र है वो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है वह संसद बदल सकता है। ठीक है, लेजिस्लेशन वहाँ कानून पास करा के संसद बदल सकता है जजों की संख्या। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए है या फिर मैं ही आपको बता देता हूँ कि शुरुआत में 7 जज थे सुप्रीम कोर्ट में और अभी वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में कुल 31 जज हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 वर्ष तक। ठीक है, कोई भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक काम करना चाहिए अगर एलिजिबिलिटी उसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए वो एलिजिबल तभी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 10 वर्ष है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली को एनसीटी मतलब राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, ठीक है, संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन से अब दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 स्तरीय, ठीक है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है। और ट्रिपल मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, कभी न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वहाँ पे त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्टेज लेयर का जो आपका पंचायती सिस्टम है वो इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य की देखिए यहाँ पहले तो 3 स्टेटमेंट दिया है, कूट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 3 स्टेटमेंट है, तीनों को पढ़िए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है।
तो देखिए, राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है ये वो राज्यपाल में निहित है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ये भी आप जानिएगा कि नाम मात्र का नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं राज्यपाल। जिस तरह सेंटर में राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह स्टेट में जो है राज्यपाल होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, नाम मात्र के। वास्तविक जो होता है वो मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री होता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद हैं। तो ये राइट है, ठीक है, वास्तव में जो है वो कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद ही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आपको बताया कि जो कार्यकारी हेड कौन होता है, वो होता है राज्यपाल, ठीक है। तो जो भी काम किया जाता है तो राज्यपाल के नाम पे किया जाता है। तो तीन जिसमें जिसमें वो काट दीजिए, तो आपका ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी कट गया, और कौन बच गया? तो बच गया आपका ऑप्शन ए और डी, इसमें 3 भी ऐड था, ठीक है, अब कटा हुआ यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन संख्या आपका ये है 8, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो गया। 1 और 2 जो है वो सही है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ही लोग का डिमांड था कि सर फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर दीजिए, तो फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो गया ताकि आप क्लियरली अब क्वेश्चन को देख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो राज्यपाल को उसके कार्यालय से राष्ट्रपति हटा सकता है कि राष्ट्रपति को ही वो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं हर राज्य में। कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को हटाने की कोई प्रक्रिया लिखित जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं है, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति इन्हें हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया है, 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है। इसमें बताना है कि 2003 के 92 यानी कि 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 और 5। 3 में देखिए कौन कौन सी भाषाएं हैं, इसमें है बोडो संथाली, ठीक है, बिल्कुल बोडो को शामिल किया गया, संथाली को, डोगरी को और मैथिली को, ठीक है, डोगरी और मैथिली को। तो ये 4 भाषाओं को जो है वो शामिल किया गया था। कब? 2003 के जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके तहत ये 4 भाषाओं को भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 जो है वो करेक्ट है। ये कूट वाले प्रश्न है और ध्यान से आप समझिए, वन लाइनर का आदत छोड़ दीजिए। अब प्रश्न आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे। इनफैक्ट आने वाले सीरीज़ में लास्ट होते होते और भी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस होंगे। इनफैक्ट लास्ट जो सीरीज होगा मैं कोशिश करूंगा उसमें 50% क्वेश्चंस जो हो यूपीएससी के ही हो, ठीक है। तो अब आप आदत डाल लीजिए, अच्छे प्रश्न अच्छे लेवल का पढ़ने का। कॉम्पिटिशन इज़ वेरी वेरी हाई, गला काट कंपटीशन हो गया है और लॉकडाउन के बाद और भी तगड़ा कंपटीशन आपको मिलने वाला है। सो उसके अकॉर्डिंग अपनी कमर जो है वो आप कस लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। यहाँ 4 धार्मिक समुदाय का नाम दिया है। पहला जो है सिख है, बौद्ध है, जैन है, फारसी है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। 1 2 3 4 इन सभी को क्या है? अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? यह क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ यह क्या है, सही नहीं है। जब इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी तो ये करेक्ट किया हुआ पीडीएफ मिलेगा आपको, डोंट वरी। तो यहाँ आप क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन है, यहाँ पढ़िए आप कथन को। पहला कथन है, यह स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, सही बात है। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, बात सही है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायत और राज्य नगर पालिकाओं के चुनावों के साथ साथ भी चुनाव से भी चिंतित रहता है, बिल्कुल नहीं। पंचायत का जो चुनाव है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो गलत है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन नंबर डी जो है यह सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, राइट है ना, सही है।
अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, सही बात है। 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का जो सलाह सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति या जो लेते हैं वो इसके बारे में जिक्र अनुच्छेद 143 में किया गया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? 148 से लेके 151 अनुच्छेद को आप जब पढ़ेंगे तो इसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, कैग के बारे में दिया गया है, ठीक है। कैग की शक्तियां और उनके कार्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 14 का, वो हो जाएगा बी, ठीक है। बी में क्या है? केवल 4, ठीक है। तो अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया हो या उसे रोक दिया गया हो तो ये कंडीशन पे जो है वो अयोग्यता जो संसद के रूप में सदस्य के लिए अयोग्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसको मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं इसे याद करता था ATM स्क्वायर, ठीक है, ATM स्क्वायर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट है। तो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसे ट्रिक से याद रखें, ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने से के लिए संशोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची को पहली अनुसूची में ही संशोधन किया जाता है। किस लिए? तो किसी नए राज्य को बनाने के लिए, संसद के द्वारा। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वास्तविक न्यायाधिकार, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट यानी कि फेडरल ढांचा में किसी तरीके का विवाद आता है तो इस सब कंडीशन में जो है ना वास्तविक न्यायाधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला या अपना जो राय है यह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे समझिए आप कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है लेकिन जब राष्ट्रपति का महाभियोग होता है तो उसमें भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। देखिए यहाँ थोड़ा सा एरर है, आपको मैं इसको क्लियरली इसको पूरी अच्छे से समझा देता हूँ इस चीज़ को ताकि आप कभी भूले ना। देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव का हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अनुच्छेद 55 के तहत होता है, ठीक है। अब बात आती कि इसमें भाग कौन कौन लेते हैं। तो देखिए इसमें भाग कौन लेते हैं, इसमें भाग जो लेते हैं वो होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट की जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब इन तीनों जगह के जो निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वही भाग लेते हैं। याद रखिएगा इन तीनों जगह के इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं किसमें? लोकसभा के, राज्यसभा के और प्लस राज्य की विधायिकाओं के, ठीक है। राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्य इसके सिलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है तो उसमें भाग लेते हैं। अब बात आती कि राष्ट्रपति को हटाने की, तो जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो राष्ट्रपति को हटाने की जिक्र जो की गई है वह की गई है अनुच्छेद 61 में, ठीक है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग या राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब जब हटाने की बात आती है तब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो देखिए इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता। सबसे पहले स्टेट को आप पूरी तरीके से हटा देंगे, ठीक है। राज्य हट गया। अब बात आ गई सेंटर में। तो सेंटर में जो है राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा इसके नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत प्लस इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित दोनों मेंबर्स भाग लेते, दोनों टाइप के मेंबर्स भाग लेते। लोकसभा के और राज्यसभा के नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत
और इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित, ये दोनों जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि आपने देखा है कि जब चुनाव होता है राष्ट्रपति का, उसमें नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भाग चुनाव में नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग के प्रोसेस में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो ये जो 4-5 डिफरेंस है, इन सभी डिफरेंस को आपको याद रखना है। घुमा घुमा के कमीशन हमेशा क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राइट इसका ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ ये थोड़ा सा ये ऑप्शन गलती से टाइप है, सही टाइप नहीं है। ये दोनों एक्चुअली भाग नहीं लेते हैं, राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों भाग नहीं लेती है। खैर इसका ऑप्शन आपको सुधार के मिल जाएगा पीडीएफ में। आपने समझ गया ना क्वेश्चन क्या है और क्या इसका आंसर होगा, मैंने डिटेल में बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण सिंह समिति किसकी सलाह दी थी? तो जो स्वर्ण सिंह समिति है वह सलाह दी थी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए, ठीक है। जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो शामिल किया गया है, यह स्वर्ण सिंह समिति के ही रिकमेंडेशन के बाद शामिल किया गया था। ये समिति, स्वर्ण सिंह समिति अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे एकदम मतलब घोल के पी जाइए इस चीज़ को, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति ने जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सलाह दिया था, रिकमेंडेशन दिया था, और उसी के बाद ये शामिल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? किस प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीट रिजर्व है लोकसभा की, वो किस राज्य में? तो ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले मैंने आपसे क्विज में पूछा था, इसका जवाब आप सभी ने सही दिया था, मध्य प्रदेश में। कुछ का आंसर गलत था, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका 99% स्टूडेंट ने मध्य प्रदेश सही बताया था। तो मैक्सिमम जो सीट है वो लोकसभा की कहाँ पे रिजर्व है? वो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो इनका रैंक है, जो संविधान में जिस प्रकार से इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया गया उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री, फिर आ जाएंगे गवर्नर, जो राज्य के गवर्नर होते हैं, उसके बाद तीसरे में आ जाएंगे कौन? राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? तो इसका राइट आंसर है, इजी क्वेश्चन है, 1 जो है वो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। आसान मत समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही आपको गलत करवा के और रिजेक्शन दिलवाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, अलग अलग रूप में इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो 1 जो है समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वह केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो ये जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मैक्सिमम आप में से स्टूडेंट जानते ही होंगे, लद्दाख जो है सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद किन राज्यों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 4, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर राज्य से हट गया है, यहाँ से काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल हट गई है, ये मुझे भी पता है, आप भी जान रहे हैं। कमीशन इतना अपडेटेड नहीं रहता है, सवाल आपसे पूछ देगा और ये आपको पता नहीं रहेगा, गलत करके आ जाइएगा। अपडेट जो भी रिसेंट का जो भी चीज़ बदला हुआ है वो करेंट में आपने पढ़ा है उसको रखिए, साथ साथ ये स्टैटिक इसको रखिए। कमीशन यहाँ अभी पूछेगा सवाल, जब तक कमीशन शुरू ना कर दे इसे स्टेट ना कंसीडर करके क्वेश्चन करने का, तब तक आप इसको अभी पढ़ना ही पड़ेगा। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 नंबर कि अंडमान और निकोबार, ठीक है, आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन विनियम 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, ठीक है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। तो यह जो विनियम है निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति की रक्षा करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओंग्स,
ठीक है। ओंगेस, जो इसको ओंगेस भी पढ़ते हैं, तो ओंगेस की यह ओंगेस जनजातियों की यह जो रिकमेंडेशन है, ये जो चीज़ है संविधान संशोधन ये किया गया, इनकी रक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? तो इसका आपदा प्रबंधन का जो आपदा प्रबंधन से आप समझ जाइए कि किसी प्रकार का जो रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, सबको सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ही देखती है, ठीक है। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ही हैंडल करती है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला तो है निर्यात कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, कृषि आय पर टैक्स और बिजली की खपत पर टैक्स या बिक्री पर टैक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और 2, ठीक है, 1 और 2। तो निर्यात कर में टैक्स लगाती है सरकार सेंट्रल, और समाचार पत्रों के विज्ञापन पर भी, लेकिन ये और ये पे नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट में शामिल गैर वैट वैल्यू एडेड टैक्स योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय, जिसको चार्ज्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, में शामिल है। तो कौन सा शामिल है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए 5 स्टेटमेंट है ना। चार्ज एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा शामिल है? पहला तो है कि संसद के घरों के प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते, तीसरा है कैग की सैलरी और भत्ते, चौथा सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, और पांचवा है उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन डी, सभी के जो क्या कहते हैं उसके बजट में जो है ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर में डाला गया, इन सभी के पेमेंट जो है चार्ज एक्सपेंडिचर में ही डाला गया है, ठीक है, बजट के चार्ज एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों की आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30 का 1, ठीक है। इस अनुच्छेद के जो अंदर जो क्या कहते हैं आप राइट्स जो दिया गया उसके अंतर्गत जो है आरटीआई के अधिनियम से बाहर रखा गया अल्पसंख्यक संस्थानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, हाँ है ना। तो मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? तो 20 के तहत जो है आरोपी व्यक्ति है उसको दोहरा खतरा की सुरक्षा, इससे सुरक्षा प्रदान की गई है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इससे भी सुरक्षा प्रदान की गई है। आत्मदोष के खिलाफ निषेध, इससे भी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार, ठीक है। ये अनुच्छेद 20 के अंदर इसको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायत और नगर पालिकाओं, इनके चुनाव का जिम्मा स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक, को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? वेरी इजी क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश, ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 को यूज करके जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किसी स्थिति में घोषित कर सकते हैं? किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पूरा डिटेल समझाया था इसके बारे में, पिछली वीडियोस किस पार्ट में बताया था याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसे पूरी डिटेल में समझाया था। तो आपको बताया था मैंने कि आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे राष्ट्रपति 352 अनुच्छेद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। हाँ, एक्सटर्नल जो अटैक है उस पर कर सकते हैं, वॉर पे, और सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे भी आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए और बी सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है वह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, ठीक है। किसका है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि कुल 7 राज्य
है ना, 7 राज्यों का न्यायालय यही गुवाहाटी हाईकोर्ट देख रहा है। ठीक है, न्यायाधिकरण यही संभाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध का हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? किस तरह के बिल को दोनों संयुक्त रूप से बुला के इसका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन बिल, इस दोनों बिल को हम लोग दोनों लोकसभा और राज्यसभा को कंबाइंड रूप से बुला के और बिल इस तरह के चीज़ों को पास नहीं करवा सकते हैं, अलग अलग से 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो 38 का राइट आंसर तो यही हो जाएगा कि यह संवैधानिक संस्था बिल्कुल नहीं, पीएमओ कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी यह प्रधानमंत्री के लिए ये सब जो स्टेटमेंट है ये पढ़ लीजिए आप, सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्ता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका, शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत, कहाँ से ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये सभी चीज़ें भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट है। आपको बता दें कि अपने भारत के संविधान में मैक्सिमम चीज़ें जो है वो 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है उसी से ली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो फारसी कहाँ से आ जाएगा भाई? तो फारसी जो है वो 8वीं अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो संविधान का न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं 32 के अंतर्गत जो दिया हुआ है, संसद किसी तरह का कानून बना सकता है तो अब उसको ये सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, नहीं रहने पे वॉइड या उसको नल घोषित कर दिया जाता है। तो जो न्यायिक समीक्षा है, जो जुडिशियल रिव्यू है, इसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका 368 इसी के अंतर्गत करते हैं ना हम लोग संविधान में संशोधन, याद है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ देखिए राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, 4 स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं। भाई आपने तो इसको यहीं काट दिया, प्रधानमंत्री कहाँ से मनोनीत करेंगे? ये तो राष्ट्रपति की पावर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन ए 43 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो भारत की संसद में कौन होता है? लोकसभा होता है राज्यसभा होता है राष्ट्रपति भी होता है। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? भारत का संसद बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुक्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल है। तो कौन कौन से स्कूलों को 25% जो मुक्त सीटों का आदेश दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल और बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल, इन सभी को में 25% गरीबों के लिए सीट रिजर्व या कह सकते हैं कि उसको रिजर्व ही देने का आदेश दिया गया था। ठीक है, 25% मुफ्त सीट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, 2 स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, 2 चीज़ दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है? तो ये दोनों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श चाहे तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए और 2 दोनों सही होगा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य, आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। ऐसा राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। आपको पता है स्टेट कोई भी जो बिल है या कोई भी लॉ पास कराती है तो उसको फिर कंसेंट के लिए या सहमति के लिए किसके पास भेजती है? राज्यपाल के पास। और ये भी आपको पता है कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का दूत होता है हर राज्य में। तो राज्यपाल को अगर लगा कोई भी बिल की सही है या गलत है, नहीं सही लगा तो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करके रखता है, राष्ट्रपति को भेजते हैं। तो फाइनली बात कहाँ तक पहुँचती है? राष्ट्रपति तक। तो इस तरह का कानून में जो डिसीजन लेने का पावर है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए। तो 1986 में जो नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था उसमें क्या परिणाम दिया गया?
उसमें परिणाम दिया गया कि श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्रदान करने में बहुत कठिनाइयाँ होंगी। इन्हीं सब बारे में जिक्र किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, दोहरी नागरिकता, 18 साल की उम्र में सही मतदान, ये सब नहीं है, ये सब नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा सदस्य हैं। तो राज्यसभा सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? आपको बता दें, राज्यसभा का सभापति होता कौन है? तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, है ना, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति की चुनाव में जो भाग लेने की जो प्रोसेस है वो कौन कौन से लेते हैं? राज्यसभा और लोकसभा लेती है, लेकिन स्टेट की असेंबली नहीं लेती है। तो सी तो ऐसे ही कट गया। तो आप देखिए 3 जिसमें ऑप्शन हो तो ऐसे ही कट गया। इसमें 1 नहीं, 2 नहीं है, तो ये भी कट गया, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या बच गया? बी हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब इस शानदार प्रश्नों के सीरीज का आज का आखिरी सवाल है कि राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद है उनके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के वीडियो के टॉप 50 क्वेश्चंस। और आपने अगर शुरू से अंत तक देखा तो आपने आज बहुत सारे शानदार प्रश्नों को कर लिया। इसमें बहुत सारे प्रश्न पीसीएस से लिए गए थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न थे। और आप अगर इन सब वीडियोस को, इन सब क्वेश्चंस को पढ़ने का आदत डाल रहे हैं तो आप, बहुत ही अच्छी बात है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप आदत डालिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ इन नियर फ्यूचर, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो आप तैयारी अपना उस लेवल से करना शुरू कर दें। बहुत ही गला काट कंपटीशन लॉकडाउन के बाद होने वाला है, याद रखिएगा इस बात को मेरी। तो उसी अकॉर्डिंग तैयारी। अभी मैं इस सीरीज़ में आने वाले लास्ट के 1-2 पार्ट में यूपीएससी के क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा। ठीक है, लेवल बढ़ाता जाऊंगा। आपका जैसा रिस्पांस होगा इन सभी वीडियोस में क्वेश्चंस को देखने के बाद, उसके अकॉर्डिंग ही मैं लेवल को बढ़ाऊंगा। अगर आप रिस्पांस सही नहीं दोगे तो मैं लेवल को फिर नीचे कर दूंगा। ठीक है, वही ग्रुप सी और ग्रुप डी के लेवल ही सारे क्वेश्चंस रखूंगा। लेकिन याद रखिए आप कि अब आने वाले ग्रुप डी के भी परीक्षा में इन सभी स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देखने को आपको 100% मिलेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो आप एक अपना कमेंट जरूर छोड़ें कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। और आज के लिए आपके लिए कोई क्विज का क्वेश्चन नहीं है। आप इसी वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक पूरे क्वेश्चंस को देखें। बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताए गए। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।